अगर कल सऊदी अरब पर हमला होता है तो क्या पाकिस्तान और तुर्की भी सीधे उस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाएंगे? अब ये सवाल हाइपोथेटिकल नहीं रहा, क्योंकि हाल में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक नया डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसे मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है। हेलो, मेरा नाम है गुरप्रीत और आज हम इस इशू को बहुत ही डिटेल से समझेंगे। इस एग्रीमेंट का सबसे अहम पॉइंट ये है कि अगर इन तीनों देशों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी कलेक्टिव डिफेंस का कॉन्सेप्ट जो हमें नेटो में देखने को मिलता है, अब इस रीजन में भी एक नए फॉर्म में दिखाई दे रहा है। लेकिन इस एग्रीमेंट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मिडिल ईस्ट पिछले कई सालों से एक अनस्टेबल रीजन रहा है, लेकिन हाल के समय में टेंशन्स और भी तेजी से बढ़ी हैं। खासकर ईरान से जुड़े इश्यूज, मिसाइल थ्रेट्स, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स और रीजनल पावर स्ट्रगल ने कई देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वे अपनी सिक्योरिटी अकेले मैनेज नहीं कर सकते। अब अगर हम इन तीनों देशों को अलग अलग देखें तो उनकी इंपॉर्टेंस और क्लियर हो जाती है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में उसकी रोल बहुत बड़ी है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है जो उसे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देता है। टर्की एक नेटो मेंबर रह चुका है और उसके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस टेक्नोलॉजी है। जब ये तीनों देश एक साथ आते हैं तो ये सिर्फ एक सिंबॉलिक अलायंस नहीं रहता, बल्कि एक सीरियस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट बन जाता है। इस एग्रीमेंट में सिर्फ एक क्लॉज नहीं है, बल्कि ब्रॉडर कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, जैसे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, डिफेंस कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्लानिंग। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में ये देश सिर्फ पेपर एग्रीमेंट तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये एक नया नेटो बनने जा रहा है? ऑफिशियली ऐसा नहीं कहा जा रहा। कंट्रीज इसे डिफेंस फ्रेमवर्क बता रही हैं, ऑफेंसिव मिलिट्री ब्लॉक नहीं बता रही। लेकिन हिस्ट्री हमें ये बताती है कि अलायंस अक्सर टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं। नेटो भी शुरू में एक सिक्योरिटी अलायंस था, लेकिन बाद में उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया। इस पूरे डेवलपमेंट को एक और एंगल से भी समझना ज़रूरी है। मिडिल ईस्ट में पहले से ही मल्टीपल अलायंस और राइवलरीज मौजूद हैं। ईरान एक तरफ है, सऊदी लेड ब्लॉक दूसरी तरफ, और ग्लोबल पावर्स जैसे यूएस और रशिया भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे में अगर एक नया कोऑर्डिनेटेड डिफेंस मैकेनिज्म बनता है तो रीजन का बैलेंस ऑफ पावर बदल सकता है। और यही वो पॉइंट है जहां ये स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ तीनों देशों की बात नहीं, बल्कि ये एक सिग्नल है कि दुनिया धीरे धीरे मल्टीपोलर हो रही है, जहां कंट्रीज छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर अपनी सिक्योरिटी और इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म में शायद बहुत बड़ा विजिबल चेंज ना दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अलायंस मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को रीशेप कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिस्पॉन्ड किए जाएंगे, कौन किसके साथ खड़ा होगा और ग्लोबल पावर्स इस रीजन को कैसे देखेंगे, ये सब बदल सकता है। इसलिए ये एग्रीमेंट सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, बल्कि एक बिगर शिफ्ट का हिस्सा है। और अगर आने वाले समय में ये कॉर्पोरेशन और मजबूत होता है तो ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक नया डायरेक्शन सेट कर सकता है। ऐसे और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।